सौतेली माँ और काली गोरी बहनें। एक गांव में रेखा रहती थी। रेखा अपनी सौतेली माँ लाजवंती और अपनी बहन हेमा के साथ रहती थी। रेखा को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था और उसकी बहन हेमा बहुत गोरी थी, इसलिए सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। मेरी बेटी हेमा, तुम्हारे तो सारे कपड़े बहुत सुंदर है और तुम तो हर कपड़े में सुंदर लगती हो। जो भी रंग पहनती हो उसमें बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे ऊपर सारे रंग खिलते हैं। और नहीं तो क्या माँ, आप गोरी हैं तो मैं तो आपकी बेटी हूँ, तो मुझे तो गोरा होना ही था। और ये आपकी सौतेली बेटी रेखा, जिसने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। लाजवंती और हेमा बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है और कहती है, माँ देखो, मैं अपने लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ। मैं सोच रही थी कल मामा के यहाँ शादी में मैं यही पहन कर जाऊँ। तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कपड़े तो मेरी हेमा बेटी पर ही जचते हैं, वो कुछ भी पहने बहुत सुंदर लगती है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर वो अपने कमरे में आ जाती है और वहाँ खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगती है। लाजवंती अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती थी। लाजवंती की खुद की बेटी हेमा थी और रेखा उसकी सौतेली बेटी थी, इसलिए लाजवंती हमेशा रेखा से खफा खफा रहती थी, जिस वजह से रेखा हमेशा दुखी रहती थी। मेरा काला रंग है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी एक अच्छी बेटी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी माँ सारा सामान हेमा को ही देती है और मुझे हमेशा नीचा दिखाती है, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। ये सोच सोच कर रेखा सो जाती है। अगले दिन लाजवंती अपनी बेटी हेमा के साथ अपने भाई के यहाँ शादी में चली जाती है। यहाँ रेखा अकेले रह जाती है और घर के काम करने लग जाती है। रेखा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। सारे काम खत्म करने के बाद रेखा आराम से टीवी देखने लगती है। टीवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन लाजवंती अपनी बेटी के साथ घर वापस आ जाती है। रेखा सभी को खाना लगाकर दे देती है। रेखा घर के काम बहुत अच्छे से कर देती थी, परंतु फिर भी उसे कोई तारीफ सुनने को नहीं मिलती थी। यहाँ उसकी माँ रेखा को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। एक दिन रेखा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बाजार से सब्जी लाने जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और सोचती है, घर के बाहर कितना सुकून मिलता है और घर जाकर सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। घर जाने का तो मन ही नहीं करता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। रेखा इतना सोचते सोचते एक गड्ढे में गिर जाती है। वो देखती है कि उस गड्ढे में एक परी है और वो परी उससे कहती है, आओ आओ, तुम्हारा इस परी की दुनिया में स्वागत है। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। क्या आप सच कह रही हैं? क्या सच में मैं जो आपसे कहूँगी वो मुझे मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे गोरा बना दीजिए। क्या मुझे गोरा आप कर सकती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, परी सब कुछ कर सकती है। परंतु क्या तुम्हें तुम्हारा काला रंग पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे रंग से कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मेरी माँ को मेरा ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हम दोनों बहनों में इस वजह से भेदभाव करती है। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा बनना है। क्या तुम मुझे सुंदर कर सकती हो? आज तक मेरे पास यहाँ जो भी आया है उसने मुझसे सोना, चांदी, घर, गाड़ी ये सब मांगा है, परंतु तुम सबसे अलग हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से गोरा कर सकती हूँ, परंतु याद रखना, मेरी शक्तियों का जादू अमावस की रात तुम्हारा रंग पहले की तरह हो जाएगा। अगर अमावस की रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर तुम दोबारा कभी नहीं हो पाओगी। इस बात को तुम याद रखना। इतना कहकर परी रेखा के ऊपर जादू करती है और कुछ देर बाद वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं कितनी गोरी हो गई हूँ। अब तो मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। मेरी माँ और बहन तो मुझे देखती ही रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। उसके बाद रेखा वापस अपने घर जाने लगती है। रेखा को सब गोरा देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये तो लाजवंती की बेटी रेखा है ना, ये तो बड़ी काली थी, अब देखो कितनी सुंदर हो गई है।
ऐसा लग रहा है जैसे अभी दूध से नहा कर आई है। तुम सही कह रही हो बहन, ये तो सचमुच चांदी की तरह चमक रही है, जैसे कि कोई चमकदार चीज चमक रही हो। ये तो सच में चमत्कार हो गया। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे सुंदर तो इस शहर में कोई है ही नहीं। रेखा को हर कोई देखता ही रह जाता है। रेखा घर पहुंच जाती है। हाँ जी, आपको किससे मिलना है? इतनी सुंदर लड़की कौन है? अरे माँ, मैं रेखा हूँ। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। रेखा, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तू बाजार गई थी या ब्यूटी पार्लर जो अपने आप को इतना गोरा बनाकर आई है? अरे तुझे ऐसा कौन सा चिराग का जिन मिल गया जो तू इतनी गोरी हो गई? बता मुझे। अरे आप तो मुझसे एक के ऊपर एक सवाल पूछे ही जा रहे हैं। आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? जब मेरा काला रंग था तभी आप सब बहुत परेशान थे। आज अब जब मैं गोरी हो गई हूँ, मैं सुंदर हो गई हूँ, तो भी तुम लोगों को परेशानी है। मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत भूख भी लग गई है, तो मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ। और हाँ, मेरे लिए कुछ बना देना। और अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ लाजवंती अपनी बेटी से कहती है, हे माँ, ये रेखा ही है ना? कहीं उसकी कोई हमशक्ल तो नहीं आ गई जिसके मुंह से पहले आवाज तक नहीं निकलती थी? आज वो हमें ऑर्डर देकर जा रही है और इसके तेवर तो देखो, 7वें आसमान पर चल रही है। लाजवंती और हेमा बात कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर 2-4 औरतें आई हुई हैं, जो उनसे कहती है, अरे मैंने सुना है आपकी बेटी रेखा बहुत सुंदर हो गई है, जरा हमें भी तो दिखाइए। अरे यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो आप उसे देखने आए हैं। चलिए जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, हमें इतरा कर मत दिखाओ, हम जा रहे हैं। इतना कहकर पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेखा वहाँ आती है। अरे हेमा दीदी, मैंने सुना है कि मुझे कुछ लोग देखने आए थे। कौन आया था? आए थे तेरा रंग देखने। वो भी पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया है जो तुम्हारी बेटी इतनी गोरी हो गई है। तो क्या हुआ माँ, आप देखने देते? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी आज शाम को मैं एक ऑडिशन देने जा रही हूँ जहाँ पर मेरा इंटरव्यू होगा। अच्छा, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ये सब देख सुनकर हेमा मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये महारानी इंटरव्यू देने जा रही है और मैं यहाँ पर घर के काम करूँ? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। रेखा ये सब अपना बदला पूरा करने के लिए बोल रही होती है, परंतु अंदर ही अंदर वह सबकी फिक्र करती थी। इसके बाद रेखा तैयार होकर इंटरव्यू देने चली जाती है। वहाँ पर उससे पूछते हैं कि अरे मैडम, हमने सुना है आप पहले बहुत काली थी और अभी गोरी हो गई। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है? मेरे पीछे का कोई राज नहीं है। मैं अपने काले रंग से थोड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा अपना रंग बदल लिया। अच्छा, आपने आगे क्या सोचा है? आप मॉडलिंग वगैरह करना चाहेंगी? क्यों नहीं, अगर मुझे मौका मिला तो जरूर करूंगी। रेखा का बदलता व्यवहार देखकर लाजवंती और हेमा बहुत परेशान हो जाती है। हेमा काम करने से पीछा छुड़ाने के लिए अपने मामा के घर चली जाती है और यहाँ लाजवंती अकेली रह जाती है। चलो अच्छा है, हेमा तो यहाँ से बाहर चली गई। आज अमावस की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में वापस आ जाऊंगी और माँ तो जल्दी सो जाती है तो उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा और कल वापस अपने गोरे रंग में आ जाऊंगी। इसके बाद रेखा घर के सभी काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती है और अपनी माँ को खाना खिला देती है। रात के समय रेखा अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है, जल्दी खाना पीना खाकर सो गई है माँ। ओहो, लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरा रंग धीरे धीरे काला हो रहा है। अब मेरा रंग दोबारा पहले जैसा हो चुका है। लगता है परी के जादुई शक्तियों का जादू खत्म हो रहा है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से सो जाती हूँ, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेखा अपने बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे चिल्लाने की कुछ आवाजें आती है। अरे ये तो माँ की चिल्लाने की आवाज है। रेखा भागते हुए अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ, माँ क्या हो गया माँ? मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है बेटी। अरे लगता है माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे इसी वक्त इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसके बाद रेखा अपनी माँ को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर के इलाज के बाद लाजवंती की हालत में कुछ सुधार आ जाता है। अपनी माँ को हॉस्पिटल लाने के चक्कर में रेखा ये बात भूल जाती है कि वो अपने काले रंग में है और अगर उसका ये काला रंग किसी ने देख लिया तो वो दोबारा कभी गोरी नहीं हो पाएगी।
रेखा को काला देख लाजवंती हैरान हो जाती है। यहाँ रेखा अपनी माँ को रोते रोते परी की वो सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? गलती तो मुझसे हो गई है। तेरा तो मन बहुत साफ है। तूने तो मेरी जान बचाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। मुझे पता था कि अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तू वापस गोरा नहीं बन पाएगी, और इस सब का कारण मैं बन गई। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया, पर तुमने अपनी बेटी होने का यकीन दिलाया। इसके बाद दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। लाजवंती समझ जाती है कि काला गोरा रंग इंसान का रंग नहीं बता सकता, तो अब कौन साथ छोड़ दे, ये केवल हमें बुरे वक्त ही बताता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। कमलापुर गांव में चेतना नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बचपन से ही अपने घर में अपने माता पिता को तरह तरह की एक्टिंग करके दिखाती रहती थी, जिससे उसके माता पिता अपनी गरीबी को भूलकर खुशी में रहते थे। लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट में चेतना के माता पिता गुजर गए, जिसके कारण चेतना अकेली पड़ जाती है। चेतना के माता पिता के खत्म होने के बाद चेतना बहुत दिन तक दर बदर भटकती रही, लेकिन उसकी सहायता किसी ने नहीं करी। बहुत समय बाद चेतना को गांव में कुछ बड़े घरों में काम करने का काम मिलता है, जिसके बाद चेतना गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। ऐसे ही संघर्ष करते करते चेतना को कई साल लग जाते हैं अपनी जिंदगी ठीक करने में। और फिर एक दिन चेतना के गांव में फिल्म की शूटिंग होती है, जहां पर गांव के सभी लोग फिल्म की शूटिंग देखने के लिए इकट्ठे होकर जाते हैं। चेतना भी अपने दोस्तों के साथ फिल्म की शूटिंग की जगह पर पहुंचती है और देखती है कि वहां एक एक्ट्रेस की कमी होती है, जिसके कारण उनकी फिल्म की शूटिंग नहीं हो पा रही थी। तभी चेतना प्रोड्यूसर से कहती है, सुनिए, मैंने कभी पहले शूटिंग में काम तो नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग करना जानती हूँ। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपना टैलेंट आपको दिखा सकूंगी। ठीक है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं चाहिए और तुम्हें मैं डायरेक्टर से मिलवा देता हूँ। अब वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। प्रोड्यूसर चेतना को डायरेक्टर से मिलाता है और डायरेक्टर से कहता है, सर, हमारे सेट पर जो एक्ट्रेस आने वाली थी उसका अचानक पैर मुड़ गया, जिसके कारण वह अपने घर वापस चली गई और हमें फिल्म शूटिंग में एक्ट्रेस की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हमारे हर रोल में एक्ट्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो क्या इस लड़की को हम रख सकते हैं? अभी मैंने इसकी एक्टिंग देखी जो कि बहुत ही सही कर लेती है। मुझे यकीन है कि यह हमारी एक्ट्रेस की एक्टिंग संभाल लेगी और हमारी फिल्म शूट हो जाएगी। ठीक है, तुम इसे सब कुछ समझा दो ताकि सेट पर कोई मिस्टेक ना हो। मन से उदास चेतना अपने मन में सोच रही होती है कि अगर उसको आज ये शूट करने को मिल जाता है तो उसको यहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे और वो अपने घर का राशन ले आएगी। चेतना ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी प्रोड्यूसर आता है और उसको सारे स्क्रिप्ट समझा देता है। उसके बाद चेतना को तैयार करवाकर सेट पर ले आता है। चेतना पूरे स्क्रिप्ट बड़ी समझदारी से और ध्यान से बोलती है और उसकी एक्टिंग देख डायरेक्टर बहुत खुश होता है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में अब चेतना भी काम किया करेगी। फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्टर चेतना से कहता है, अरे वाह चेतना, तुमने तो हमारी एक्ट्रेस की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। तुम एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो। तुम्हारी बोली हुई स्क्रिप्ट, तुम्हारे एक्सप्रेशन, आई लाइक इट। अगर हम तुम्हें अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ले जाना चाहे तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? चेतना डायरेक्टर की बात सुन मन ही मन बहुत खुश होती है और डायरेक्टर से कहती है, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही मेरे सर पर मेरे माता पिता का साया है, तो जरूर मैं आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। यह गरीबी भी तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री चल रही हो।
जहाँ तुम्हें रहने को घर, खाने को खाना और पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। यह गरीबी भी तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री चल रही हो, जहाँ तुम्हें रहने को घर, खाने को खाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को होंगे। सब कुछ हमारी तरफ से तुम्हें मिलेगा। और डायरेक्टर के साथ फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत काम मिलता है और वो बहुत अच्छा कमाने लगती है। और फिर वो अपना रहन सहन बिल्कुल बदल देती है और एक एक्ट्रेस की जिंदगी जीने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन चेतना सीढ़ियों से फिसल जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिसके कारण उसके सुंदर से शरीर पर बहुत सारी चोट आ जाती है, जिसके कारण फिल्म इंडस्ट्री उसे फिल्म इंडस्ट्री से चले जाने को कहती है। चेतना, तुमने इतने दिनों बहुत अच्छे से काम किया। तुम्हारी पिक्चरों में हमें बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत टीआरपी बढ़ी, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी पर चोट लग गई, जिसके कारण इसके मार्क और स्पोर्ट नहीं जाएंगे और इसकी वजह से अब तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रख पाएंगे। चेतना रोने लगती है और वो अपने गांव वापस लौट आती है, जहां उसका घर होता है। वो उसी घर को अपने कमाए हुए पैसों से ठीक करती है और घर को ठीक करवाने में उसको 1 महीना लग जाता है। उसके बाद वो घर में एक कमरा एक्टिंग क्लास के लिए बनाती है और धीरे धीरे उसके यहाँ गांव के बच्चे आने लगते हैं। चेतना का काम अच्छा चलने लगता है और वो अपने घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तभी एक दिन उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है और उससे आटा मांगती है। बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। मुझे थोड़ा आटा दे दो। ये लो अम्मा, ये आटा ले लो और कुछ सब्जियां भी ले लो। चेतना आटा और कुछ सब्जियां बूढ़ी औरत को दे देती है और जैसे ही वो बूढ़ी औरत को सामान देती है, तभी अचानक बूढ़ी औरत उसके सर पर हाथ रखकर एक जादू करती है और चेतना उस जादू से पहले जैसी हो जाती है। और ये सब देख चेतना बहुत अचंभित होती है और कहती है, धन्यवाद अम्मा जी, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही ठीक कर दी। मेरी बॉडी पर ये निशान होने के कारण मुझे फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया गया था, जिसके कारण मैं फिर से अपने इस झोपड़ी में आकर रहने लगी। बूढ़ी औरत चेतना को वापस से उसके रंग रूप में कर देती है और चेतना धन्यवाद करती है और फिर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ चेतना साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढती है और उसके टैलेंट को देख उसे तुरंत हायर कर लिया जाता है और वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगती है। और काम मिलते ही वो बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करती है और खूब पैसा जोड़कर चेतना वहाँ पर अपना खुद का एक घर खरीद लेती है और मन ही मन सोचती है, मैं उस बूढ़ी औरत का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे फिर से पहले जैसा कर दिया और उनकी बदौलत आज मैं पहले से दुगना कमाने लगी हूँ। चेतना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो बूढ़ी औरत चेतना के सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे याद किया, मैं तुम्हारे सामने हूँ, कहो क्या कहना चाहती हो। अम्मा, कुछ साल पहले अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरी परेशानी में सहायता करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ अपनापन महसूस हुआ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपने साथ रखना चाहती हूँ, अपनी माँ की तरह। ये सब सुन वो बूढ़ी औरत खुशी से झूम उठती है और चेतना के साथ रहने के लिए उसे हाँ कर देती है। ठीक है, आज से तुम मेरी बेटी हो और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। चेतना बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो उस बूढ़ी औरत को अपनी माँ बना लेती है और चैन और सुकून से जिंदगी जीने लगती है। साथ ही उसका काम बहुत अच्छा चलता है और वो एक अमीर एक्ट्रेस बन जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।